तो लिटरली आज मुझे आप लोगों को देखकर और ज़्यादा इसलिए खुशी हुई क्योंकि आपको मालूम था आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो इंडिया है, इंडियन कल्चर है, इंडियन कस्टम्स हैं, भारतीय संस्कृति, भारतीय रीति रिवाज है। और उसके बाद में भी आप इतना इंटरेस्ट लेकर यहाँ पर आए हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगा स्पेशली। और इतने एक्साइटेड हो, लिटरली यू आर एक्साइटेड टू नो अबाउट द इंडियन कल्चर, कि हमारा जो हम इंडियन कल्चर फॉलो कर रहे हैं, जितने फेस्टिवल्स मना रहे हैं, जो खा पी रहे हैं, जो हम पहन रहे हैं, जैसे हम गाने गा रहे हैं, जैसा हमारा डांस किया जाता है, तो उसके पीछे के क्या लॉजिक है, क्या साइंटिफिक रीजंस हैं, अगर हमें पता चल जाए तो हम और ज़्यादा इंटरेस्टेड और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए उसको फॉलो करने के लिए। कैमरा चल रहा है क्या? ऐसा लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि मैंने कहा उधर चल रहा है, वैसे चिंता मत करो। So all are excited? Ready? मैंने कहीं सुना इंडिया इज़ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज़ डेवलपिंग कंट्री, तो मेरे मन में आया इंडिया, वाई इंडिया इज़ नॉट डेवलप्ड कंट्री, उसके पीछे का क्या रीज़न है। तो मैंने देखा कि जो फॉरेनर्स होते हैं दिन रात लगे हुए काम करने में, 12-12, 15-15, 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, मंडे से लेकर संडे तक काम कर रहे हैं। और हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, हमारे इंडिया में हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही काम का रूटीन बनने लगता है ना, और पता चलता है दिवाली है, और जैसे ही फिर रूटीन बनने लगता है, महीना 2 महीना 15 दिन होते हैं, फिर बोलते हैं मकर संक्रांति है, फिर बोलते हैं ये तो ये है, होली है, दिवाली है, दशहरा है, रक्षाबंधन है ना, कभी ये रीति रिवाज फॉलो करो, कभी ये लगाओ, कभी पूजा है, कभी हवन है, कभी अर्चना है, कभी ये बनाना है घर में। तो मैंने सोचा कि हम लिटरली इन सब चीज़ों में उलझ कर रह गए हैं, इसलिए हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ऐसा मैं सोचा करता था। बट आई मस्ट टेल यू दैट आई वॉज टोटली रॉन्ग, मैं पूरी तरह से गलत था। तो सबसे पहला मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि हमारे जो पूर्वज थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा समझदार, ज़्यादा टैलेंटेड थे, या हम ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा टैलेंटेड और ज़्यादा समझदार हैं? नहीं, एक एक करके हाथ उठा के बताओ, कौन बताएगा? आंसर तो दो। आपको क्या लगता है, हमारे पूर्वज ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा समझदार थे, कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे या समझदार हैं? बस आपको लगता है हाँ सर हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो आप बोलो सर हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। अगर आपको लगता है हमारे पूर्वज ज़्यादा पढ़े लिखे थे, तो कैसे थे मुझे बताओ से, आप ऐसा क्यों सोचते हो? मैं तो ये सोचता हूँ कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा समझदार हैं, हम जीन्स पहन रहे हैं, शर्ट पहन रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, गाड़ी पर घूम रहे हैं, नहीं हम यहाँ बैठे बैठे पूरी दुनिया का नॉलेज ले रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो हम ज़्यादा समझदार हो ना। वो तो ये सारे काम किया ही नहीं करते थे। हाँ विजय बताओ, क्यों बता रहे हो? अपन ज़्यादा समझदार, ये समझा रहा हूँ, इनको समझ में ही नहीं आ रहा है। देखो आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, आप मुझे बताओ, आज हम कहीं घर बनाने के लिए अगर जाते हैं तो हम उसको 10 बार बताते हैं कि हमारे घर की ये रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए। मतलब 60 बाय 40 का घर बनाने में भी हमें पसीना आ जाता है। अगर हम ज़्यादा समझदार हैं, उसमें भी 10 तरह की गलतियाँ होती है कि यहाँ पर हमने तो ये बताया था, वहाँ तो ये बताया था, आपने तो ये नहीं करा, इसका कलर ये हो गया, ये डिज़ाइन ये चेंज हो गया, है ना, यहाँ तो इतना रूम की साइज़ तो ये थी। तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इतने इतने पुराने मंदिर और किले उस टाइम में कैसे बना दिए। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, हम ज़्यादा पढ़े लिखे और समझदार हैं, हमारे पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, तो आप मुझे बताओ गवर्नमेंट ऐसा क्यों बोलती है? कोई भी एक घर या बिल्डिंग होती है ना, उसकी आप लोगों को लाइफ पता है कितनी होती है? 60 साल, है ना। 60 साल में या तो उसको रिनोवेट कराना पड़ेगा आपको, या फिर उसको ढह के मतलब डिमोलिश करके उसको वापस से बिल्ड करना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट बोलती है। हमारे जो पूर्वज थे वो जो मंदिर बना के गए, उन मंदिर की लाइफ पता है आप लोगों को कितनी थी? 250 साल से 1000 साल और ज़्यादा थी। देखो हमारे इंडिया में आज भी वो मंदिर हैं, जैसे मीनाक्षी टेम्पल है तमिलनाडु में, ये 2500 साल से ज़्यादा पुराना मंदिर है और आज भी है। माँ मुंडेश्वरी टेम्पल ये बिहार में टेम्पल है और ये 2000 साल से पुराना टेम्पल है। ब्रह्मा जी टेम्पल राजस्थान, ये टेम्पल 2000 साल से पुराना टेम्पल है, 2000 साल से भी ज़्यादा हो गए और अभी भी एज इट इज़ वैसा है। बीच बीच में रिनोवेशन का काम चलता है, पर अभी भी उसका ज़्यादातर स्ट्रक्चर वैसा ही है जो 2000 साल पहले बना था, है ना। ये कौन सा टेम्पल है? ये है श्री विरापाक्ष बोलते हैं, है ना, विरापाक्ष टेम्पल कर्नाटक। ये भी जो टेम्पल है 2000 साल पुराना है। बादामी केव टेम्पल, बादामी गुफा टेम्पल के नाम से ये फेमस है और ये 1500 साल पुराना है, कर्नाटक में है।
महाबलीपुरम टेम्पल तमिलनाडु में है और ये टेम्पल 1300 साल से ज़्यादा पुराना है। श्री बद्रीनाथ टेम्पल उत्तराखंड, इनका नाम तो बहुत अच्छे से सुना, ये 1300 साल पुराना है। कैलाश टेम्पल महाराष्ट्र, ये टेम्पल 1200 साल पुराना है। मोताई गोपरा वजल अतिल कुंबलेश्वर टेम्पल है तमिलनाडु में, जो है 1200 साल से ज़्यादा पुराना, 1200 साल से ज़्यादा समय हो गया इसको बने हुए। ये तुंगनाथ टेम्पल उत्तराखंड, इस टेम्पल को 1000 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। ये लिंगराज टेम्पल उड़ीसा, 1000 साल से ज़्यादा साल हो चुके हैं। ये है चेन केशव टेम्पल कर्नाटक, 900 साल से ज़्यादा समय हो चुका है इसको। इसको बोलते हैं दिलवाड़ा टेम्पल राजस्थान, हाँ दिलवाड़ा, 900 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा, इसको 800 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। अब आप मुझे एक बात सिर्फ समझ में नहीं आ रही, अगर हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा समझदार हैं, तो हमारे पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा स्ट्रक्चर, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो हमारी बनाई हुई चीज़ इनकी बनाई हुई चीज़ से ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, है ना। हमारी बनाई हुई बिल्डिंग जिसकी लाइफ 50 साल है और 1000 साल, जो 1000 साल पहले हमारे पूर्वज बना के गए हैं, वो आज भी वैसे के वैसे और अच्छे हैं। और प्लस अगर हम बोलते हैं सर हम में ज़्यादा टैलेंट है, अगर हम में ज़्यादा टैलेंट है तो आप मुझे एक बात बताओ कि उन्होंने उस समय 1000 साल 1300 साल पहले ये डिज़ाइंस कैसी बना दी। आप मुझे बताओ, आजकल हम घर बनवाते हैं और उसमें छोटी मोटी अगर कोई डिज़ाइन डालने के लिए बोलते हैं तो भी उसको पसीना आ जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा बनेगा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बनेगा। मशीनों से बनाने के बाद में भी, और वो बोलते हैं इसका एक्स्ट्रा चार्ज इतना लगेगा, उसका एक्स्ट्रा चार्ज इतना लगेगा, और 10 तरीके की वो प्रॉब्लम गिना देता है कि अगर ऐसा बनाओगे तो ऐसा हो जाए, ऐसा बनाओगे तो ऐसा हो जाए, होता है अक्सर ऐसा। तो उन्होंने ये इतनी क्रिटिकल डिज़ाइंस कैसे बना दी। अच्छा, मैं एक बार जब चित्तौड़ गया तो मुझे लगा कि 1000-1500 साल पहले तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इन्होंने जो भी है जितनी भी चीज़ें बनाई हाथों से बनाई, है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की होगी। जैसे एक पिलर है, अब पिलर के चारों ओर जो उन्होंने डिज़ाइन बनाई, इधर 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 इधर, तो छोटी बड़ी होगी क्योंकि उनके पास तो इंच टेप था ही नहीं था ना। तो मैंने नाप के देखा एक बार, और लिटरली एक सूत का भी फर्क नहीं था। कितनी बड़ी बात है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। एक सूत का भी डिज़ाइंस में कोई फ़र्क नहीं था कि ये इन्होंने कम बना दी हो, वो उन्होंने ज़्यादा बना दी हो, क्योंकि हाथ से बना रहे हैं, मशीनों से तो फरमा कट के और ये सारी चीज़ें डिज़ाइन तैयार हो जाती। एक सूत का भी फ़र्क नहीं था। आप भी चाहो कहीं जाओ घूमने फिरने के लिए तो आप भी चेक कर सकते हो। हमारे पूर्वज तो इतने महान थे कि उन्होंने आने वाले 1000 साल का सोच के बनाया कि 1000 साल बाद भी ये मंदिर एज इट इज़ ऐसा ही रहेगा और लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम यूँ सोचते हैं कि हम तो बहुत समझदार हैं, क्योंकि हम जो चीज़ें बनाते हैं आजकल तो वास्तु के हिसाब से बनाते हैं, या साइंटिफिक रीजंस होते हैं उनके पीछे के कि यहाँ पर ये रखना, खिड़की रखना या फिर वो रखना, होता है अक्सर ऐसा। ये सोचते हैं ना जब अपन घर बनाते हैं तो कि सूर्य की किरणें आनी चाहिए हमारे रूम में, हमारे घर में, आंगन में, खेत खलियान में, यहाँ बालकनी बनवानी है। मैंने जितने भी टेम्पल्स हमारे पूर्वजों ने बनाए 500, 700, 1000 साल पहले, जब उनकी रिसर्च स्टार्ट की तो पता चला मुझे कि उन्होंने भी जो भी सारे टेम्पल्स बनाए वो सारे साइंटिफिक रीजंस के बेस पर ही बनाए। मतलब उनके पीछे कुछ ना कुछ तर्क था। और मैं तो खुला चैलेंज दे सकता हूँ, देखो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पर डलेगा। मैं दुनिया के जितने भी इंजीनियर्स हैं वो अगर ये प्रूफ कर दें कि हमारे जो ये टेम्पल 1000 साल 1500 साल पहले बनाए गए हैं, इनमें कुछ ना कुछ साइंटिफिक गलतियां हैं, इसकी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई या कुछ भी, कि ये उस समय के हिसाब से सही नहीं था, तो मैं आज से ट्रेनिंग कराना बंद कर दूं। इतनी आप लोगों को मैं गारंटी दे रहा हूँ। उन्होंने बनाया ये सूर्य टेम्पल, आपने देखा है ना, कोणार्क सूर्य टेम्पल, तो उनको इतना नॉलेज था कि सूर्य की पहली किरण इस पर कैसे पड़ेगी, तो उसी हिसाब से बनाया। सूर्य की पहली किरण पड़ती है इन पर, आपको मालूम है। तो उनको मतलब ज्ञान था सूर्य कहाँ से निकलेगा, कैसे निकलेगा, दरवाज़ा कहाँ बनाना, मूर्ति कहाँ रखना, गर्भगृह कहाँ रखना, सब पता था उनको, सारी दिशाओं को उनको नॉलेज था। इसलिए तो ऐसा बना उस टाइम, 800 साल पहले उनको इतना नॉलेज था। आप सोचो कि उन्होंने इस तर्ज पे बनाया। अच्छा, हमारे पूर्वज पता है कितने टैलेंटेड थे।
अगर मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दूँ ना, यू विल बी प्राउड ऑन दैम, आप उनके ऊपर गर्व करते नहीं समाओगे। सुनना चाहोगे? इंडिया में जो भी इंजीनियर है, सॉरी इंडिया छोड़ो, आप तो अपन पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, इंडिया की क्यों बात कर रहे हैं, सिर्फ दुनिया के जितने भी इंजीनियर्स हैं वो अगर कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो कहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं? ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर? नीचे से ऊपर। अगर आप उनको बोलो कि हमको एक नई बिल्डिंग बनवानी है और वो बिल्डिंग ऊपर से नीचे बननी चाहिए, तो वो बताएं आपको क्या बोलेंगे? मूर्ख हो गया, पढ़े लिखे नहीं होगा, ऐसे बोलेंगे। लिटरली वो ऐसा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा कारनामा हजारों साल पहले ही कर दिया। हमारे पता है आपको, मंदसौर के पास में एक टेम्पल है, हाँ, धर्मराजेश्वर टेम्पल। अच्छा, इस टेम्पल की खासियत क्या है? इस टेम्पल में एक भी ईंट, चूना, सीमेंट या पत्थर है ही नहीं। और यह एक ऐसा टेम्पल है जिसको नीचे से नहीं ऊपर से बनाया गया है। ऊपर से मतलब हमारे पूर्वजों ने क्या करा है, ये बहुत बड़ी चट्टान जनरली क्या होता है, नीचे से बनाना स्टार्ट करते हैं, उन्होंने ऊपर से बनाना स्टार्ट किया। मतलब ये वाला पार्ट पहले बना, फिर ये वाला पार्ट बना और फिर ये नीचे लास्ट वाला पार्ट बना। मतलब कितने टैलेंटेड और कितने मतलब वो थे, नॉलेजेबल थे कि ऊपर से कैसे बनाना उनको ये भी आता था। हाँ, तो मतलब अच्छा, चलो ये तो बात हुई, ये तो बात हो गई इंजीनियरिंग फील्ड की। चलो दूसरी फील्ड में नॉलेज देखते हैं, उनका नॉलेज कैसा था। आज हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले आप लोगों को पता है क्या बोलता है? टेस्ट करा के आओ, बोलता है। 5 तरीके के टेस्ट कराने के लिए आपको भेज देता हूँ। 5 तरीके के टेस्ट के बाद में भी आपकी जो रिपोर्ट्स आती है उसको ये प्रॉपर्ली समझ में नहीं आता, हमें डॉक्टर बार बार चेंज करना पड़ता है। किसी के कान में, किसी के गले में, किसी के पेट में अगर कोई दिक्कत है तो उसको क्या है, मैंने उस डॉक्टर को दिखाया, फ़ायदा तो पड़ा ही नहीं, अरे हम तो वहाँ भी जाके आए, फ़ायदा तो सुना आप लोगों ने हज़ारों लोगों से। और हमारे जो पहले के वेद हुआ करते थे ना, सिर्फ नाड़ी पकड़ के और बता देते थे कि आप में क्या दिक्कत है और क्या लेना है, क्या सॉल्यूशन है इसका। हर बीमारी का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था उनके पास। और सिर्फ नाड़ी पकड़ के, आप सोचो कितनी बड़ी और कितने ज्ञानी होंगे वो। आप कुछ मत बोलो उनको, आप बस हाथ दो उनको और वो नब्ज़ पकड़ के और बता देंगे कि आपको क्या क्या समस्या कब से हो रही है और इसका क्या सॉल्यूशन है। हमारे जो राजा महाराजा या पहले के लोग हुआ करते थे, आपने देखा होगा, अगर हम मानते हैं हम ज़्यादा समझदार हैं, है ना, तो हमारी एज बढ़नी चाहिए। पहले के लोगों की एज हुआ करती थी 125 साल, 150 साल, इतना तो जीते थे ना, जीते थे। आपको भी पता होगा 20 साल पहले तक भी इवन आपके अभी भी गांव में ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग होंगे जो 100, 110, 105, 115 तक नॉर्मली कोई बड़ी बात नहीं है, उनके एक बार पूरे दांत खिरके और नए भी आ गए होंगे। तो अगर हम ज़्यादा समझदार हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो कहने की बात है, पहले के लोग 100-125 साल जिया करते थे, नॉर्मली बात थी। तो हम 150 साल जीने चाहिए, क्योंकि हमें भी पता है कि क्या खाना है, कब उठना है, कब सोना है। पर हो तो उल्टा ही रहा है, हम ज़्यादा जितना पढ़ते जा रहे हैं उतनी हमारी एज कम होती जा रही है। नहीं हो रही? आप मुझे बताओ सच्ची ईमानदारी से, हो रहा है ना? ऐसा हो रहा है। अभी हम बोल रहे हैं कि अभी हमारे 60 से 70 साल है, आने वाली जनरेशन उनकी 40 साल ही ज़िंदगी रह जाएगी, 50 साल ही ज़िंदगी रह जाएगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, और चलो और कुछ बातें करते हैं। हमारे माइंड में बताएं क्या है हमारे माइंड में। हम अच्छा, मैं मानता हूँ कि कोई भी अगर देश होता है तो उसके लिए 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखो कौन कौन सी। एक तो होती है एजुकेशन, मानते हो आप लोग, है ना? जिस देश में सबसे ज़्यादा जो अच्छी एजुकेशन लेता है वो देश सबसे ज़्यादा ग्रो करता है ना? अच्छा, अभी अगर हम देखें तो एजुकेशन हब क्या है? कौन सा देश है एजुकेशन हब? कौन सा है? लोग अमेरिका जा रहे हैं पढ़ने, यूक्रेन जा रहे हैं, रसिया जा रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं दे आर एजुकेशन हब्स, कि वहाँ पर लोग इंजीनियरिंग करने, डॉक्टरी की पढ़ाई करने, MBBS करने और ये सब जा रहे हैं। बट यू विल बी शॉक्ड दैट, आप ये जानकर शॉक्ड हो जाओगे कि 2000 साल पहले हमारा जो इंडिया था वो एजुकेशन हब था। विश्व की सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी थी वो हमारे पास थी। जब लोगों को पता भी नहीं था एजुकेशन क्या होती है, तब से हमने पढ़ाना शुरू कर दिया था। हम विश्व गुरु थे। आपको पता है विश्व की सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी? विश्व की सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी थी वो थी तक्षशिला विश्वविद्यालय, जहाँ पर
हमें प्राउड होता है हमारा बच्चा अमेरिका जाके पढ़ाई कर रहा है, हमारा जो बच्चा यूक्रेन में है। तो आप लोगों को तो आजकल हम प्राउड करते हैं, पर 2000 साल पहले हमारा इंडिया एजुकेशन हब हुआ करता था। पूरी दुनिया से हमारे इंडिया में लोग पढ़ने आया करते थे। कितनी गर्व की बात है। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मतलब आपको यूँ लगता है आपके हाथ में मोबाइल है, पूरी दुनिया है आपके हाथ में। आपको यूँ लगता है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे समझदार लोग हैं क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है। आज हम यहाँ बैठ के पूरी दुनिया की जानकारी ले पा रहे हैं टीवी के माध्यम से, लाइव देख पा रहे हैं अमेरिका में क्या हो रहा है, मुंबई में क्या हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है ये टेक्नोलॉजी हमारे पास पहले नहीं थी? जो देश इतरा रहे हैं ना इन टेक्नोलॉजी बेस पर कि आज हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, हमने इसका आविष्कार किया है 20 साल 50 साल पहले, ये टेक्नोलॉजी हमारे पास हज़ारों साल पहले थी। हाँ, हज़ारों साल पहले टीवी थी? नहीं थी। अच्छा, अगर हज़ारों साल पहले टीवी नहीं थी या फिर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो धृतराष्ट्र जो कुरुक्षेत्र से करीबन 150 किलोमीटर दूर था, है ना, तो जो संजय के साथ में था, आपको मालूम है महाभारत का युद्ध हुआ, आपको पता है ना। और महाभारत के युद्ध के टाइम में उसका जो राज्य था, कौन सा राज्य था उसका? हस्तिनापुर राज्य था। तो हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र की जो दूरी है वो करीबन 160 किलोमीटर है। तो संजय वहाँ बैठ के लाइव प्रसारण कर रहे हैं कि महाराज देखो इसने इसको मार दिया, महाराज हमारी सेना उन पर भारी पड़ रही है, महाराज। तो उसने कैसे कर लिया बताओ? मतलब कुछ तो ऐसा रहा होगा, कुछ तो ऐसी टेक्नोलॉजी होगी कि संजय 150 किलोमीटर दूर बैठकर लाइव प्रसारण धृतराष्ट्र को दे रहा है कि वहाँ ये चल रहा है। मतलब था, हमने इस पर और ज़्यादा काम नहीं किया वो बात अलग है, पर हमारे पास 5000 साल पहले ये टेक्नोलॉजी थी। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि 100 साल पहले प्लेन का आविष्कार हुआ, 100 साल पहले, और हम खुश होते हैं राइट ब्रदर्स ने प्लेन का आविष्कार किया, उनकी वजह से आज हम यहाँ से दिल्ली, मुंबई, अमेरिका कुछ मिनटों में कुछ घंटों में पहुँच जाते हैं। प्लेन आप जो बोलते हो, आप हमारे पास क्या पहले नहीं था? हमारे पास अगर पहले नहीं था तो आप मुझे बताओ, रावण माता सीता को काय में लेके गया? पैदल लेके गया था क्या? नहीं, बताओ तो सही। पुष्प विमान में लेके गया था, तो वो वैसा ही कुछ प्रारूप रहा होगा जो हवा में उड़ता था। सबके पास नहीं था, उसके पास था, है ना। हम बोलते हैं मोबाइल मोबाइल। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा हम मोबाइल यहाँ बैठे हुए और यहाँ किसी से भी बात कर लेते हैं। पहले भी थी हमारे पास टेक्नोलॉजी, सबके पास नहीं थी, कुछ कुछ लोगों के पास थी। ऐसा ही होता है, हमेशा कोई भी नया प्रोडक्ट, नई टेक्नोलॉजी आती है तो सबसे पहले सुपीरियर लोगों के पास आती है, फिर धीरे धीरे सब में बढ़ जाती है। तो पहले क्या होता था, जैसे कोई राजा है, महाराजा है, आपको पता होगा, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सी बार महाभारत और रामायण में कि जो पहले के जैसे राजा महाराजा हुआ करते थे और उनको किसी को बुलाना है, जैसे भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस को अगर बुलाना है पूतना को, तो पूतना हाजिर हो, तो पूतना कहीं भी होती थी बीच में, वो 2 मिनट में बच जाती थी। तो मजाक कर रहा हूँ क्या? सही तो बोल रहा हूँ। तो ऐसा कुछ प्रारूप रहा होगा कि कहीं भी बैठे हुए को और पता चल जाते थे कि किसने मुझे बुलाया है। नहीं थी सही बात। अच्छा, मजाक कर रहा हूँ क्या? मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? हमने अभी तक ध्यान नहीं दिया, ये बात अलग है कि हमारे पास पुष्प विमान था, ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि हम लोगों से दूर दूर बैठे से बात कर पाते थे। जो संत महात्मा होते थे वो आपस में बात कर पाते थे बहुत अच्छे से, ऐसी बात नहीं है, पर वो सुपीरियर लोगों के पास होती थी, नॉर्मल लोगों के पास नहीं थी। ठीक है, इट्स ओके। हम भी तो जो मोबाइल लेते हैं, 1 लाख रुपए का मोबाइल सबके पास है क्या? नहीं है ना। तो उस टाइम में जो जिसके पास जो विद्या हुआ करती थी, बस वो उसका यूज़ कर पाता था। अच्छा, तीसरी बात इम्पॉर्टेंट, फाइनेंस। हमें बताया बार बार ये बताया जाता है हमारा देश तो गरीब है। लोग बोलते हैं कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोग इंडिया में बेरोजगार हैं, बोलते हैं हमारे इंडिया में तो पैसा ही नहीं है, बोलते हैं अक्सर। पर आप लोगों को एक बात बताऊँ मैं, अगर हम ज़्यादा पढ़े लिखे और ज़्यादा समझदार हैं और हमें टेक्नोलॉजी का ज़्यादा नॉलेज है और हम ज़्यादा ज्ञानी हैं, तो आप मुझे बताओ, आज अगर आप सर्च करोगे गूगल पे, आपको पता चलेगा कि इंडियन इकोनॉमी 7.5 है। आप ये भी सर्च करना 2000 साल पहले इंडियन इकोनॉमी कितनी थी। 2000 साल पहले इंडियन इकोनॉमी 32% थी। कितना? 32%। सोच रहे हो आप, समझ रहे हो 32% क्या होता है? जीडीपी 32% क्या होती है जीडीपी इकोनॉमी? मतलब आप सोचो, देखो मैं आपको बताता हूँ छोटा सा शॉर्ट आंसर में, और आप थोड़ा सा रिसर्च करना और थोड़ी बहुत बुक्स और न्यूज़पेपर पढ़ा करो तो इसके बारे में आपको ज़्यादा ज्ञान होगा।
मतलब पूरे विश्व में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है और सेल हो रहा है, या जो भी सर्विसेज दी जा रही है, और उससे जो रेवेन्यू क्रिएट हो रहा है, जो पैसा कमाया जा रहा है, जैसे सपोज 100 रुपये पूरे विश्व में कमाए गए, तो 2000 साल पहले उन 100 रुपये में से 32 रुपये, पूरा 32 रुपये इंडिया कमाता था। मतलब हमारे पास इतना पैसा था, हमारा रेवेन्यू ही 32 रुपये था, और बाकी 68 रुपीज़ जो है वो पूरे विश्व का था। तो आप सोचो हमारी जो इकोनॉमी, हमारे पास कितना पैसा था, सोचने वाली बात है। अच्छा चलो 2000 साल पहले तो बहुत पहले की बात हो गई। 1000 साल पहले हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो 27% थी। अच्छा 500 साल पहले भी हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो 24% थी। और मैं देखो मेरे मन से कोई भी बात नहीं कर रहा हूँ, आप अगर चाहो तो आप रिसर्च कर सकते हो, गूगल पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, मैंने भी गूगल से निकाली है, आप सर्च करना। तो अब ऐसा क्या हुआ कि हमारे देश में गरीबी बढ़ गई, हम एजुकेशन का लेवल भूल गए, हमारे देश में अच्छे इंजीनियर्स नहीं मिल पा रहे, अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिल पा रहे, है ना, अच्छे टीचर नहीं मिल पा रहे। तो ऐसा क्या हुआ, जानना चाहोगे आप लोग? अच्छा एक बात और हमारे यहाँ हमको समझाई जाती, बोली जाती है, और जो भी नेता अभिनेता लोग बोलते हैं वो क्या बोलते हैं मालूम है, हमारा लिटरेसी रेट देखो कितना बढ़ रहा है ना, 62% से 65% हो गया है, 67% हो गया है, और आने वाले 5 साल के बाद हम इसको 75%, 77% कर देंगे। आप यू विल बी शॉक्ड टू नो अबाउट दैट हमारा लिटरेसी रेट 200 साल पहले 100% था। शॉकिंग न्यूज़ है ना, 200% था, मतलब हर व्यक्ति पढ़ा लिखा और समझदार था। चलो आप ऐसे विश्वास नहीं करोगे, एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ब्रिटिश रूल के टाइम का। देखो एक ऑफिसर था ब्रिटिश का, जिसको इंडिया में भेजा गया है रिसर्च करने के लिए, जानने के लिए कि हमारा जो इंडिया है अगर इस पर डोमिनेट उनको करना है, शासन करना है, तो कैसे करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा। तो वो साल 2 साल यहाँ पर रहा, उसने देखा, समझा, सीखा, फिर वो वापस ब्रिटेन गया और पार्लियामेंट में एक स्पीच दे रहा है। और वो स्पीच में क्या दे रहा है, देखो मैं मन से नहीं बता रहा हूँ, ये लिखित में डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, आप चाहो तो रिसर्च कर सकते हो। अच्छा वो क्या बोल रहा है, देखो, आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ इंडिया, मतलब मैं इंडिया में हर जगह घुमा हूँ, बाहर अंदर सब दूर। बाहर अंदर मतलब मैंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक देखा है ना, प्लस वो जो कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो मना रहे हैं, वो भी सब मैंने एनालिसिस किया है, ब्रीड मतलब वो, है ना, ऑफ इंडिया। आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज़ बेकर, मैंने एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा, आई हैव नॉट सीन अ पर्सन हु इज़ बेकर, जो भिखारी हो। मेरे को एक भी कोई भिखारी नहीं मिला। क्या बोल रहा है, मैं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक घुमा और मुझे कोई भिखारी नहीं मिला, प्लस हु इज़ थीफ, मुझे कोई चोर नहीं मिला, एंड सच वेल्थ आई हैव सीन इन द कंट्री, मैंने देखा लोगों के पास खूब सारा पैसा ही पैसा है, वेल्थ ही वेल्थ है। और क्या बोल रहा है, देखो, सच हाई मॉरल वैल्यूज़, लोगों की जो वैल्यूज़ है, जो संस्कार है, जो संस्कृति है, बहुत हाई है यहाँ पर। पीपल ऑफ सच कैलिबर, मतलब अच्छे लोग हैं यहाँ पर। दैट आई डो नॉट थिंक वी वुड इवन कॉन्कर दिस कंट्री, मैं नहीं सोचता, मैं नहीं मानता कि हम इस देश को हम जीत पाएंगे। और क्या बोल रहा है, देखो आगे और भी सुनो, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात है। अनलेस वी ब्रेक द वेरी बोन ऑफ दिस नेशन, जब तक हम इनकी कमर नहीं तोड़ते, कमर द मेन पार्ट ऑफ आवर बॉडी, वो क्या है, विच इज़ हायर स्पिरिचुअल एंड कल्चर हेरिटेज, जो इनका कल्चर है, जब तक हम उसको नहीं बर्बाद करते तब तक हम इन पर शासन नहीं कर सकते। अब क्या बोल रहा है आगे, विच इज़, अच्छा पहले के लोग बहुत स्पिरिचुअल हुआ करते, तो स्पिरिचुअलिटी की भी बात कर रहा है वो, देखो, देयरफॉर आई प्रपोज दैट, तो इसलिए मैं मेरा मत रखता हूँ, वो क्या बोल रहा है, देखो, वी रिप्लेस हर ओल्ड एंड एंशेंट एजुकेशन सिस्टम, हमें उनके एजुकेशन सिस्टम को बदलना पड़ेगा। सब पढ़े लिखे, सब माहिर लोग हैं, हमें उनका एजुकेशन जो पुराना चला हुआ आ रहा है उसको बदलना पड़ेगा। और क्या बोल रहा है, देखो, हर कल्चर, उनके कल्चर को बदलना पड़ेगा, जैसे वो रहते, उठते बैठते, खाते पीते, सोचते हैं, उसको बदलना पड़ेगा। फॉर द इंडियन थिंक, ताकि इंडियन सोचें, क्या सोचें, दैट ऑल दैट इज़ फॉरेन एंड इंग्लिश इज़ गुड एंड ग्रेटर देन देयर ऑन, मतलब वो उनको सोचने पर हमें मजबूर करना पड़ेगा कि फॉरेनर्स जो हैं और उनकी जो इंग्लिश है हमसे ज़्यादा बेटर है, और वो ज़्यादा अच्छे हैं, वो ज़्यादा सुपीरियर हैं। ये हमारे माइंड में मेंटलिटी बनाई जा रही है ना।
कि जब तक हम उनके कल्चर को बर्बाद नहीं करेंगे, जब तक हम उनका कल्चर ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक उनको हम जीत नहीं पाएंगे। सबसे पहले उनके एक तो कल्चर को, उनका जो एजुकेशन सिस्टम है उसको ख़त्म कर दो। अच्छा, और क्या बोल रहे हैं, देन ऑन, है ना, दे विल लूज देयर सेल्फ स्टीम। जब उनका हम एजुकेशन सिस्टम उखाड़ देंगे ना, तो फिर उनका कॉन्फिडेंस जो है वो हो जाएगा ख़त्म। फिर उसके बाद देयर नेटिव कल्चर एंड दे विल बिकम व्हाट वी वांट देम। फिर उसके बाद हम जो चाहते हैं वो बन जाएंगे, वो हमारे गुलाम बन जाएंगे। अ ट्रूली डोमिनेटेड नेशन, फिर वो हम उन पर शासन आसानी से कर पाएंगे। अब आप सोचो कितनी बड़ी बात लिखी है उसने। इतना बड़ा ऑफिसर बोल रहा है कि मैं इंडिया में सब दूर घुमा हूँ और मुझे पता चला है यहाँ पर तो समृद्धि समृद्धि है, सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोगों के पास अच्छा पैसा है, कोई भिखारी नहीं है, सबके पास रोजगार है। यही तो बोल रहा है वो। क्या बोल रहा है इस लेटर में, है ना। और इतना, अच्छा, और सीधी सी बात, अच्छा दूसरी बात, अगर हमारे यहाँ बेरोजगारी है, जॉब्स नहीं है, पैसा नहीं है, तो फिर क्यों आए वो हमारे ऊपर शासन करने के लिए? मूर्ख थोड़ी ना है कि ब्रिटेन से यहाँ पर शासन करने के लिए आए। हमारे इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था। अच्छा, क्यों बोलते थे? आपको ये कभी स्कूल में नहीं बताया गया, पर मैं बताता हूँ आप लोगों को। 2000 साल पहले हमारे, 2000 साल पहले, 1000 साल पहले, 500 साल पहले भी, जब तक मुगल राज्य था उस तक भी हमारे देश को सोने की चिड़िया इसलिए बोला जाता था क्योंकि हमारे पास ईश्वर की देन है। हमारे यहाँ पर खूब खेत खलियान, अनाज, दालें, मसाले खूब हैं। तो हमारा देश क्या क्या करता था 2000 साल पहले तक, कि हमारे जो मसाले, दालें, अनाज और ये सारी चीज़ें थी, हम 100 से ज़्यादा देशों को बेचा करते थे। और उनसे जो पैसा आता था, उस टाइम रुपीज़ नहीं था, करेंसी नहीं थी, तो जो पैसा आता था वो गोल्ड के फॉर्म में आता था, मतलब सोने के फॉर्म में आता था। हम उनको अनाज देते हैं, वो हमें सोना देते हैं। तो हमारे पास इतना सोना, उस टाइम बैंक में नहीं थे, तो इतना सोना था, मतलब इसलिए हमारे देश को क्या बोला गया? सोने की चिड़िया। अच्छा, आप लोग आज भी देखते हो कहीं पर कोई खुदाई होती है तो सोने के सिक्के निकलते हैं। तो हमारा, अच्छा एक बार इंडिया के लिए ताली तो बजा दो। तो इतना महान था हमारा इंडिया, जिसका रेवेन्यू दुनिया में सबसे ज़्यादा था, जिसकी एजुकेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा थी, जिसके पास टेक्नोलॉजी हज़ारों साल पहले थी। पहले के जो इंजीनियर्स थे, है ना, वो इतने कलाकार और इतने अच्छे कैसे थे, इवन मज़दूर भी, मिस्त्री भी, है ना, जिन्होंने इतनी अच्छे अच्छे मंदिर बना दिए, मकबरे बनाए, किले बनाए, मस्जिदें बनाई, है ना। और हम क्या नहीं कर पा रहे हैं? देखो, सबसे पहली बात जो हमारे सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में गलत हुई, और आई बिलीव दैट कि आप लोगों में से ही भविष्य में कोई ना कोई कुछ ना कुछ अच्छी पोस्ट पे जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि आप उसको बदलो। ओके, अच्छा क्या फॉलो करना स्टार्ट किया? उन्होंने जितनी भी डिग्रियाँ थी बड़ी बड़ी, उन्होंने क्या करा? इंग्लिश में कर दी। MBA इंग्लिश में, MCA इंग्लिश में, MBBS इंग्लिश में, इंजीनियरिंग इंग्लिश में, इंटीरियर डिज़ाइनर इंग्लिश में। अच्छा, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुई? उसकी वजह से प्रॉब्लम ये हुई, जो बच्चा 0 से लेकर 12th क्लास तक अभी तक जो हिंदी मीडियम में था, अब उसको बोला गया भैया तू BBA कर, MBA कर इंग्लिश में। तो जब वो बुक्स पढ़ता है तो एक्चुअली में उसको पहले ये समझने के लिए कि बिज़नेस क्या होता है, फाइनेंस क्या होता है, उसको ये समझना होता है कि इंग्लिश क्या होती है। होता है अक्सर ऐसा, आधे से ज़्यादा समय उसका इंग्लिश को समझने में और ट्रांसलेट करने में ही बीत जाता है। तो वो नॉलेज कैसे लेगा, आप मुझे बताओ। मैं जब इंदौर में था 12 साल पहले मेरे साथ में 8 इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे। उसमें से सिर्फ 2 इंजीनियर्स बने, बाकी 6 अभी भी कुछ ना कुछ दूसरा काम कर रहे हैं। क्यों? पास आउट तो हुए वो, पर पास आउट वो रट के पास हुए कि हमें एग्जामिनेशन देना है। उनको एक्चुअली में इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी, उन्होंने पता है क्या पढ़ा? इंग्लिश पढ़ी है। वो जब भी पढ़ने के लिए बैठते एक डिक्शनरी साथ में रखा करते थे और वर्ड्स को ट्रांसलेट करते जाया करते थे। तो उनका आधे से ज़्यादा समय क्या होता था? वर्ड्स को ट्रांसलेट करने में। वो इंजीनियरिंग तो समझ ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आधे से ज़्यादा वर्ड्स। आप मुझे बताओ, मैं हिंदी बोल रहा हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, या यही स्पीच में अगर इंग्लिश में देता तो आपको अच्छे से समझ में आता? हिंदी में, क्योंकि हमारी नेटिव लैंग्वेज है। अच्छा, हमें इंडिया में अगर स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाना है या कोई और कुछ बड़ा ब्रिज बनाना है, तो हम बोलते हैं कि जापान से, वहाँ से वो कंपनी को बुलाओ, अरे चाइना की कंपनी ने बनाया है ये। तो क्यों? पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको मालूम है, चाइना में जो एजुकेशन होती है वो इंग्लिश में नहीं होती, वो होती है चाइनीज़ में। जापान में जो एजुकेशन होती है, जो डॉक्टर्स और जो इवन इंजीनियर्स वगैरह बनते हैं,
वो एजुकेशन जापानीज़ लैंग्वेज में होती है। और हमने क्या करा, हमारी जो लैंग्वेज होनी चाहिए थी हिंदी में, हाई प्रोफेशनल एजुकेशन, है ना, वो हमने क्या कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया। तो आधे से ज़्यादा समय तो हमें इंग्लिश बहुत अच्छी लैंग्वेज है और सीखना चाहिए। इंग्लिश हमें 2000 साल पहले भी आती थी, ऐसा मत सोचो इंग्लिश हमने 200 साल पहले से सीखना स्टार्ट किए। हमारे पूर्वज इतने महान थे। आप मुझे बताओ ना, 2000 साल पहले हम 100 कंट्रीज से ज़्यादा में डील किया करते थे, तो डील कैसे करेंगे? इंग्लिश इज़ ओनली द सोर्स टू कम्युनिकेट विद द पीपल। इंग्लिश कोई स्टेटस नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है। आप ऐसा मत सोचो किसी ने इंग्लिश अगर सीख ली है, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और मैं ही इंग्लिश की बुराई कर रहा हूँ, ये तो हंसने वाली बात हो गई। जो व्यक्ति तंबाकू गुटखा बना रहा है और वही बोल रहा है कि कैंसर होता है। क्योंकि मेरे लिए मेरा देश ज़्यादा मायने रखता है, मेरा इंस्टीट्यूट ज़्यादा मायने नहीं रखता है। जब भी देश की बात आती है ना, तो मेरा फेवर देश के फेवर में ज़्यादा होता है। अंडरस्टूड? इंग्लिश आप सीखो, ये स्किल होनी चाहिए हमें। 2000 साल पहले भी हमारे लोगों को, अच्छा इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है और हम में बहुत स्किल है। हमारे इंडिया में 1500 से ज़्यादा ऐसी लैंग्वेजेस बोली जाती है। सिर्फ इंग्लिश को लेकर हमने जब हम 1500 लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, तो एक इंग्लिश की जब बात आती है तो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? क्योंकि हमारी मेंटलिटी ऐसी बना दी गई है। हमें ये बचपन से सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि इंग्लिश तो बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत हाई प्रोफेशनल लोग बोलते हैं, जो पढ़े लिखे समझदार लोग होते हैं वो इंग्लिश बोलते हैं। क्यों? दूसरी 1500 जो लैंग्वेजेस है वो लैंग्वेजेस नहीं है क्या? वो भी तो सीखते ही हैं ना हम। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस पता है कहाँ बोली जाती है? इंडिया में बोली जाती है, जहाँ पर बोला जाता है हर 100 किलोमीटर में लैंग्वेज, बोलियाँ और कल्चर चेंज हो जाता है। तो सीखो। 2000 साल पहले भी हम लोगों से जब बात किया करते थे, हमारा जो प्रोडक्ट बेचा करते थे, तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा। या तो उनको हिंदी सीखनी पड़ेगी या तो हमें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें हमारा माल बेचना है, तो उनसे बिजनेस डील करनी है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है एक लैंग्वेज को सीखना। पर उसको आप सोचो कि ये तो नॉलेज हो गया, अब तो मैं मतलब महान बन जाऊंगा और मैं तो समझदार बन गया। तो ऐसा नहीं है। एक लैंग्वेज को सीख लेने से कोई व्यक्ति महान नहीं बनता है ना। तो अगर आप कभी कोई अच्छी पोस्ट पे जाओ तो एक काम ज़रूर करना। सबसे पहला काम जो अभी हमारे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है, बहुत अच्छा काम किया है, मैं पूरी तरह से सपोर्ट उनके फेवर में हूँ। अभी उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई हिंदी में कर दी है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हमारे इंडिया से ज़्यादा अच्छे डॉक्टर्स निकल पाएंगे, क्योंकि वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, उनको अच्छे से समझ में आएगा सारी चीज़ों को। अंडरस्टूड? तो आप भी यही करना। इंजीनियरिंग है, किसी को एमबीए करना हो तो उसके पास दोनों ऑप्शन होने चाहिए। तो इंग्लिश से भी कर सकता है, हिंदी से भी कर सकता है। एमसीए करना है, कोडिंग करनी है, तो हिंदी से भी कर सकता है, इंग्लिश में। अच्छा, हमारा मार्केट इतना बड़ा है कि लोगों को हमारे सामने झुकना पड़ता है, पूरे वर्ल्ड को। अच्छा क्यों? 10 साल पहले तक जब हम कुछ सर्च करते थे तो सिर्फ एक ही सोर्स हुआ करता था, इंग्लिश में हमें टाइप करके सर्च करना पड़ता था। अब आप मुझे बताओ कि गूगल ने इंग्लिश के साथ में और हिंदी में क्यों दिया हमें ऑप्शन? क्योंकि उसने देखा अरे बहुत बड़ा मार्केट है, स्ट्रेंथ है, तभी तो हिंदी हमारी इतनी पावरफुल है। नहीं तो वो क्यों करता है? आप मुझे बताओ। सही बात है कि नहीं है? तो सबसे पहले तो हमें ये मेंटलिटी चेंज करनी है। इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है जो हमारी एक स्किल है, जिसको हम 4-5 महीने में सीख सकते हैं, जो ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो बिज़नेस है फ़ॉरेन कंट्रीज से ज़्यादा करते हैं। हमारे पास अनाज, पल्सेस, मसाले ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो होते हैं, तो हम उनको देते हैं और उनसे डील करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो इसलिए इंग्लिश ज़रूरी है कम्युनिकेट करने के लिए। अच्छा, अब अपन थोड़ी सी बात करते हैं कि हमारे जो पूर्वज इतने सारे पढ़े लिखे थे। मैं ये सोचता था ये तो सब फालतू की चीज़ें बना दी हैं, तिलक लगा देते हैं, बार बार बिछिया पहन लेते हैं, अरे ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा इनके पीछे। तो अपन देखते हैं एक्चुअल में क्या लॉजिक था और हम क्या गलत कर रहे हैं। सबसे मेन जो लेक्चर का अपना मोटिव था यही था ना। देखो, सबसे पहला जो हमारे इंडियन कल्चर में किया जाता है, हाथ जोड़कर हम नमस्ते करते हैं। किसी भी व्यक्ति से मिलते तो हम ग्रीट करते हैं हाथ जोड़कर। अभी हमने कुछ सालों में हाथ मिलाना स्टार्ट किया। अच्छा, हमें ये नहीं पता था पर हमारे पूर्वज कितने समझदार थे। आप सोचो, उन्होंने ये अंदाज़ा पहले ही लगा दिया था कि हाथ मिलाने से वायरस फैलता है, जो दुनिया ने अब माना है। हमारे पूर्वज तो हजारों साल से करते हुए आ रहे हैं। भगवान राम भी अगर किसी साधु संत से मिला करते थे तो करा करते थे। अच्छा, हमारे पूर्वज और भी कितने समझदार थे, उनको ये मालूम था कि बाहर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, है ना, कीटाणु होते थे। वो जब भी घर में आया करते थे तो हाथ और पैर धोया करते थे, फिर एंटर किया करते थे।
हम तो आके बिस्तर पे पहले लेट जाते हैं, हाँ मम्मी चाय लाना, हाँ मम्मी खाना लाना। तो हम ज़्यादा पढ़े लिखे कि वो ज़्यादा समझदार थे, उनको कितना ज्ञान था। अब देखो जब हम हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं ना, आपने देखा पूरी दुनिया ने नमस्ते किया है, मतलब हमारे कल्चर को फॉलो किया है। जब कोरोना वायरस फैला, वायरस पहले भी होते थे, आपको मालूम है, बीमारियां पहले भी होती थी, और ये परख हमारे पूर्वजों पहले ही कर ली थी। इसलिए जब आप नमस्ते करते हो तो उसके दो फायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा, जब आप नमस्ते करते हो दोनों हाथ को जोड़ते हो तो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स दबते हैं, एक्यूप्रेशर होता है ना, जिसकी वजह से आपकी जो मेमोरी होती है वो शार्प होती है। आपके एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स होते हैं तो वो दबते हैं, जिसकी वजह से आप सामने वाले व्यक्ति को आप ज़्यादा लंबे समय तक याद रख पाते हो। सबसे पहला रीज़न। सेकंड रीज़न कि जब हम सामने वाले से मिलते हैं और हाथ मिलाते हैं तो वायरस फैलता है, बैक्टीरिया जो उसके हाथ में होते हैं हमारे हाथ में भी आ जाते हैं, इसलिए हम सामने वाले को दूर से ही नमस्ते करते हैं, जो अभी पूरी दुनिया ने माना है। दूसरा, हम तिलक लगाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे जब भी कोई पुराना सीरियल होता है, राजा महाराजा की कोई मूवी आती है तो उसमें तिलक लगा हुआ अक्सर मिलता होगा, है ना। अभी बाहुबली आई थी, देखा होगा आप लोगों ने। तो हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, वो हमेशा तिलक लगाते थे। क्यों लगाते थे और हमने लगाना बंद कर दिया? फॉरेनर नहीं लगाते ना, इसलिए हम भी नहीं लगाते। हमारे राजा महाराजा और जो सैनिक थे वो भी लगाते थे। मालूम है क्यों लगाते थे? क्योंकि यहाँ पर एक्यूप्रेशर का एक पॉइंट होता है, इसको दबाने से जब आप तिलक लगाते तो वो प्रेस होता है। जब वो प्रेस होता है तो आपका जो माइंड है वो और ज़्यादा एक्टिव होता है, आपकी मेमोरी शार्प होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कोशिश करा करो, आप तो डेली तिलक लगाया करो। हमारे पूर्वज मूर्ख तो नहीं होंगे कि पीपल की पूजा के लिए बोला गया है कि पीपल की पूजा करो, पीपल की पूजा करो। क्यों पीपल की पूजा ज़बरदस्ती करवाते हैं हमसे? देखो आज हम किचन में गैस का यूज़ करते हैं, है ना। 150-200 साल पहले तक सिर्फ खाना बनाने का एक ही सोर्स हुआ करता था, चूल्हा, लकड़ी। लोग जंगल जाकर लकड़ी को काटा करते थे और फिर उससे खाना बनाया करते थे। उनको जो पेड़ मिल जाता था वो काट के और घर ले आया करते थे। तो हमारे साधु संत और जो महात्मा थे उन्होंने देखा यार ये तो सब काट देते हैं, इनको आम का पेड़ मिले, पीपल का पेड़ मिले, ये तो सब काट देते हैं। तो उन्होंने बताया क्या करा, उन्होंने बोला कि ये जो पीपल का पेड़ है इसमें भगवान होते हैं, है ना, इनको नहीं काटना, इनकी तो पूजा करनी है हमें। अच्छा, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, उन्होंने ऐसा क्यों बोला? पीपल का ही एक ऐसा पेड़ होता है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। उनको भी मालूम था कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला पेड़ कौन सा है? पीपल का है। तभी उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि पीपल की पूजा करो। अच्छा, लोगों को अगर पहले यूँ समझाते ना कि देखो हमारे लिए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ऑक्सीजन के लिए पेड़ पौधे और ये सारी चीज़ें ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला जो पौधा है, पेड़ है, वो पीपल है, तो बोलेंगे कि खाना खाएं कि पहले ऑक्सीजन की चिंता करें। सीधी सी बात है। तो उन्होंने लॉजिक चेंज कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया, नहीं भगवान है इसमें, इसको नहीं काटना, हाँ पाप लगेगा। हम धरती पर बैठ के खाना खाते हैं, कितनी अच्छी प्रथा बनाई हमारे पूर्वजों ने, कितने महान थे। मैं तो सोचकर गर्व करता हूँ, हैं नीचे बैठकर जब हम खाना खाते हैं। अच्छा, इसके पीछे क्या रीज़न होता है? अच्छा सर, फॉरेनर्स कितने पढ़े लिखे हैं, टेबल बेंचेस लगा के खाना खाते हैं, खड़े रह के खाना खाते हैं। मूर्ख हैं वो, उनको नहीं ज्ञान है। इसलिए इसके दो रीज़न्स होते हैं। सबसे पहला रीज़न ये होता है, जिस मुद्रा में आप बैठते हो वो एक योगा की मुद्रा है। तो जब आप आलती पलटी मारकर बैठते हो खाने के लिए तो आपका जो पाचन तंत्र है वो अच्छा मजबूत रहता है। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आप उस मुद्रा में बैठते हो तो आपके माइंड को संदेश मिल जाता है कि अब मुझे खाना खाना है। भूख ऑटोमेटिकली लगने लगती है, भूख ना भी हो तो लगने लगती है। तो आज से अगर आप टेबल पे, बेंचेस पे या ऊपर कहीं भी बैठ के खाना खाते हो तो क्या करोगे? देखना एक रोटी ज़्यादा खाने में आएगी। मम्मी बोले क्यों रे, 3 बनाई थी तेरे लिए, तो आज तो 4 खा गई। हम हवन करते हैं। अच्छा, कोई भी हमारे घर में, अच्छा हम कोई घर बनाते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, हम हवन करते हैं, है ना। हम इवन हमारे घर में किसी का बर्थडे होता है, अभी हमने चेंज कर दिया है, केक काटते हैं, पर पहले हवन करते थे। अरे राजा महाराजा नहीं देखा आप लोगों ने? किसी भी तरह का कुछ भी होती थी प्रॉब्लम, कोई समस्या होती थी, बोले हवन करो। तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है? हवन करने से क्या सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है क्या? बर्थडे मज़ा आ जाएगा क्या? हवन करने से क्या होता है? देखो, हवन करने से एक्चुअली हवन में जो आप सामग्री डालते हो उससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। देखना, आप जो सामग्री हवन में डालते हो, एक एक चीज़, आम की लकड़ियाँ डालते हैं हम,
है ना। और जो हवन का सामान आता है स्पेशली, कुछ तो भी नहीं डालते हो लोग, कागज़ डाल दो, लो ये पन्नी पड़ी है डाल दो, डालते हो क्या हवन? थोड़ी ना आग जलाने से थोड़ी ना मतलब है क्या, सिर्फ आग जलाने से थोड़ी ना मतलब है क्या। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है हवन में, एक तो होता है मंत्र और दूसरा होता है जो भी हम आहुति देते हैं वो, है ना। तो एक तो जो भी आहुति डालते हो, जो भी सामान होता है, हवन की सामग्री होती है, वो जलने से जो भी उसके आसपास नकारात्मक एनर्जी होती है, नकारात्मकता होती है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है ना। तो इसलिए हमारे यहाँ पर हवन किया जाता है। मंदिर जाते हैं हम, मंदिर जाने का भी रीज़न है। देखो मंदिर जिस स्थान पे बना हुआ होता है ना, गर्भगृह होता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पॉजिटिविटी होती है, सबसे ज़्यादा। आप देखना, आप मंदिर जाओ, आपका माइंड पूरी तरह से शांत हो जाएगा, नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, आप टेंशन बर्डन से ऑटोमेटिकली फ्री हो जाओगे। क्यों, ऐसा क्यों होता है, मंदिर में ही क्यों होता है? क्योंकि मंदिर जिस स्थान पे बनाया जाता है ना, वहाँ पर वो ऑटोमेटिकली वो उसको सोच समझकर और सारी चीज़ों को डिज़ाइन किया जाता है। हाँ, अभी अगर लोग कुछ भी किसी भी तरह से बना दे हैं कि आज हमारी इच्छा हुई तो यही मंदिर बना दिया, तो बात अलग है। पर पहले के जो लोग हुआ करते थे, हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, जो भी मंदिर बने हुए हैं, वो इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करके बनाया है उन्होंने, है ना। तो गर्भगृह में सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है, इसलिए हम मंदिर जाते हैं। हमारा माइंड शांत हो जाता है, हमारा माइंड नए थॉट्स क्रिएट करता है, जिससे हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। हम किसी भी मंदिर में जाते हैं तो पीतल की घंटियाँ होती है ना। तो देखो, हम तो इतने मतलब हमारे पास इतना पैसा है कि हम तो सोने की चांदी की घंटियाँ भी बनवा सकते हैं, नहीं बनवा सकते हैं क्या? सांवरिया जी मंदिर में इतना चढ़ावा आता है, अगर वो चाहें तो आज एक नया सोने का घंटा लगा सकते हैं। तो क्यों नहीं लगा रहे हैं वो सोने का घंटा, चांदी का घंटा क्यों नहीं लगा रहे हैं, घंटियाँ क्यों नहीं बांध रहे हैं? उसके पीछे भी रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न ये है, जब हम पीतल की घंटी बजाते हैं तो जो साउंड बजता है, एक तो वो आसपास की नकारात्मक एनर्जी को ख़त्म करता है, प्लस जो साउंड बजता है वो हमारे माइंड में 7 सेकंड तक होता है, जो हमें एकाग्रता में मदद करता है। जैसे जब हम मंदिर में जाते हैं, भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, तो हमारा फोकस पूरी तरह से उसी में होता है। अंडरस्टूड? तो इसलिए मंदिर में सिर्फ पीतल की घंटियाँ होती थी। तो आप सोचो हमारे पूर्वज कितने महान होते होंगे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि अगर कोई व्यक्ति मंदिर आएगा तो हो सकता है उसके माइंड में उसके बिजनेस की, घर परिवार की, फैमिली की बहुत सारी टेंशन हो, बर्डन हो, डिप्रेशन में हो वो, है ना। तो उन्होंने क्या करा, नकारात्मकता को दूर करने के लिए लोग मंदिर के बाहर घंटे ही बांध दी। मूर्ति पूजा करना, हम मूर्ति की क्यों पूजा करते हैं? अच्छा, हमारे शास्त्रों में मूर्ति पूजा नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं, क्लियर सी बात है ना। हमारे किसी शास्त्र में नहीं बोला है कि हमें गणेश जी की इस तरह से सामने बिठाकर मूर्ति पूजा करनी चाहिए। क्यों? अच्छा, फिर भी हमारे पूर्वजों ने मंदिरों में स्थापना की, वो इसलिए क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा जो मन है, हमारा जो माइंड है, अलग अलग विचारों में इधर उधर भटकता रहता है। जब हम मूर्ति के सामने जाकर प्रार्थना करते हैं तो हमारा जो फोकस होता है पूरी तरह से उसी पर होता है, इसलिए हम मूर्ति पूजा करते हैं। मेहंदी एक्चुअली में एक तरह की औषधि होती है। क्या होती है? औषधि होती है। कि जब भी कोई फेस्टिवल आने वाला होता है तो सबसे ज़्यादा बर्डन औरतों के ऊपर, लेडीज़ों के ऊपर होता है। घर में, घर की साफ़ सफाई करना, अरेंजमेंट करना, खाने पीने, मेहमानों की सबकी व्यवस्था करना। तो औरतें मतलब सुबह से लेकर रात तक काम करती है और लेडीज़ों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है। ओके, तो जब लेडीज़ों के ऊपर प्रेशर होता है ना, तो वो उनको टेंशन होती है। तो ये एक ऐसी औषधि हमारे पूर्वजों ने रिसर्च करी, जिससे लगाने से और इसकी खुशबू सूंघने से आपका जो भी डिप्रेशन है वो ख़त्म हो जाता है, दूर हो जाता है, टेंशन बर्डन दूर हो जाता है। इसलिए मेहंदी हाथ में लगाई जाती है। पर आजकल हम पता है क्या कर रहे हैं? आजकल हम उल्टा कर रहे हैं, आजकल हम गलत कर रहे हैं। देखो, पहले मेहंदी लगाई जाती थी डिप्रेशन और माइंड को पीस करने के लिए, है ना, उसकी सुगंध लेने के लिए। और वो हमारे अंदर भी अगर जाए, जैसे आप खाना खाते हो तो मेहंदी के कुछ तो अंदर जाएंगे ना, तो हमारे अरे नहीं जाएंगे क्या? आप मुझे बताओ। जाते ही हैं आप। अच्छा, आप सोचो, जैसे आप होली खेलते हो, पक्का कलर लगाते हो, आपने लगाया, सामने वाले को आपके कलर भी लग जाता है। अब आने वाले 2-3 दिन आप जो खाना खाते हो ना, आपकी बॉडी में वो कलर जाता है ना। तो मेहंदी भी जाती है, तो वो इतनी हार्मफुल नहीं थी। पर आजकल हमने क्या करा, केमिकल वाली मेहंदी लगाना स्टार्ट की। अब उसकी वजह से उल्टा हो रहा है।
पहले मेहंदी हम लगाते थे डिप्रेशन दूर करने के लिए, अब इसका हमारी बॉडी पर उल्टा असर हो रहा है, क्योंकि अब केमिकल वाली मेहंदी आई। तो अब जब आप मेहंदी लगाते हो, दूसरे दिन सुबह धोते हो, अब उसके बाद जब खाना खाते हो या कुछ भी करते हो तो आपकी बॉडी में मेहंदी और केमिकल जाता है, जिससे कि हम और ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। तो कोशिश हो तो आप जो पहले मेहंदी लगाते थे 5 साल पहले तक, है ना, वो मेहंदी लगाने की कोशिश क्या करो। और आप तो मैं बोल रहा हूँ, या तो केमिकल वाली लगाओ ही मत, लगाओ तो वही लगाओ, मैं तो ये बोलता हूँ। तुलसी की पूजा करते हैं, है ना, क्यों करते हैं हमारे हिंदू कल्चर में तुलसी की पूजा? देखो तुलसी भी एक तरह की औषधि होती है ना। अच्छा, तुलसी जो औषधि एक्चुअली होती है, इसकी वजह से जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, एक तो वो हमारे घर में नहीं आते हैं, क्योंकि तुलसी का पौधा आंगन में होता है, इवन सांप भी दूर रहता है इससे। दूसरी बात यह है कि जब किसी घर में किसी तरह की कोई चीज़ होती है, जैसे हमारे घर में अगर तुलसी का पौधा है तो ये एक तरह की औषधि है। अगर हम जैसे चाय में डालते हैं या दूसरे खाने में इसका यूज़ करते हैं तो ये हमारी बॉडी में जाता है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, हमारा स्टेमिना बढ़ता है। ये मेन रीज़न होता है। कान छिदवाते हैं। अच्छा, पहले के जो राजा महाराजा होते थे, आपने देखा होगा, उनके सब में ईयरिंग्स होती थी। आजकल लड़के का नहीं पहनते। अच्छा, लड़के पहनते हैं, आजकल यहाँ पहन लेंगे, आजकल यहाँ पहन लेंगे, वो यहाँ पहन लेते। पिक्चरों में देखा आप लोगों ने। एक्चुअली इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न ये है कि पहले के जो लोग कान छिदवाया करते थे, कान में बालियाँ पहना करते थे, उसकी वजह से कान की 90% बीमारियां दूर हो जाया करती थी। जैसे किसी को सुनने में दिक्कत है, या बहुत सारे लोगों को कान में से पीप निकलता है, खून निकलता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो सारी समस्याएं नहीं होती थी कान छिदवाने से, इसलिए। अच्छा, अगर आप चाहो, ये तो होगा साइंटिफिक रीज़न, और भी हम बहुत सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, पर टाइम की कमी है इसलिए अपन ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं। कितने लोग चाहते हैं कि हमारा जो देश है फिर से सोने की चिड़िया बने, या फिर से इतना नॉलेजेबल बन जाए? सब चाहते हैं कि हमारा जो देश है फिर से विश्व गुरु बन जाए, जैसे 1000 साल पहले था, और हमारे देश में फिर से उतनी संपदा, समृद्ध देश और पैसा वैसा सब आ जाए। सब चाहते हैं।